अगर तुम रात के गहरे समय में जागो और देखो कि तुम्हारे कमरे के मेकअप टेबल के सामने एक लाल रंग की चोली पहने महिला बैठी है जो धीरे धीरे अपने लंबे बाल संवार रही है, क्या तुम सांस रोककर चुपचाप उठकर देखोगे या अपनी आंखें बंद करके दिखावा करोगे कि कुछ नहीं देखा? यह घटना तब हुई जब मैं अभी हाल ही में मिडिल स्कूल में गया था। उस समय मैं ऐसे छात्र था जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था और पढ़ाई करने को भी तैयार नहीं था, लेकिन मन में हमेशा तरह तरह के विचार आते रहते थे। खासकर जब पढ़ाई का दबाव होता था तो ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर दबा हुआ है। मैं कक्षा के अन्य छात्रों को देखता जो एक एक करके अच्छे अंक ला रहे थे। मेरा मन ऐसा लगता था जैसे बार बार चोट लग रही हो। हर दिन स्कूल से घर लौटते समय मैं अपने माता पिता की उम्मीद भरी नजरें महसूस कर सकता था, लेकिन वह असमर्थता और दबाव जो उनकी उम्मीदों को पूरा ना कर पाने की वजह से होता था, कभी कभी मुझे सांस लेने भी नहीं देता था। उस समय मैं अक्सर भागने के बारे में सोचता था कि अगर मैं इस शहर को छोड़ दूं, इस दम घुटाने वाले माहौल से दूर चला जाऊं, तो शायद मुझे असली आज़ादी मिल सके। स्कूल में मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी। हम कई सालों से जानते थे, बचपन से लेकर मिडिल स्कूल तक साथ खेलते थे। वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा खुली और मिलनसार थी, हमेशा मज़ेदार बातें ढूंढकर मुझे हंसाती थी। जब भी मैं स्कूल में दबाव और असहाय महसूस करता, केवल वही मुझे कुछ समय के लिए मेरी परेशानियां भूलने में मदद करती। हम अक्सर साथ में खाना खाते और बातें करते थे। हम एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से खुले थे। वह मेरी एकमात्र ऐसी दोस्त थी जिससे मैं अपनी बातें साझा कर सकता था, लेकिन वास्तव में उसका जीवन वह भी आसान नहीं था। उसका मूल परिवार सुखद नहीं था। माता पिता अक्सर झगड़ते थे। कभी कभी मैं उसे घरेलू हिंसा के बारे में भी बात करते सुनता था। हालांकि वह बाहर से बेपरवाह बनने का नाटक करती थी, मुझे महसूस होता था कि उसके दिल के गहरे हिस्से में वह इस घर से भागने की तीव्र इच्छा रखती है। जब भी हम परिवार और भविष्य की बात करते, वो हमेशा निराश होकर आह भरती थी और कहती थी कि उसे भी नहीं पता कि क्या करना चाहिए। एक बार स्कूल से घर लौटते हुए मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात उससे कही। मैंने कहा, मैं सच में और नहीं सह सकता। पढ़ाई में कोई उम्मीद नहीं दिखती, दबाव बहुत बड़ा है, मैं घर छोड़कर भागना चाहता हूँ। उस वक्त यह कहते हुए मेरा मन बेचैन और उत्साहित था। उसने सुना तो पहले वह चौंका, फिर मेरे जैसे ही भाव प्रकट हुए, जैसे अंधकार में रोशनी देखी हो। नहीं, हम साथ चलते हैं, मैंने आशा के साथ पूछा। उसने कुछ सेकंड चुप्पी साधी, फिर सिर हिलाया और धीरे से कहा, असल में मैं तो पहले से ही सोच रहा था, अगर हम दोनों चले गए तो कहीं भी जाना बेहतर होगा, चाहे बाहर कहीं जाए या काम करें। यह पढ़ाई में बिना उम्मीद के फंसे रहने से बेहतर है। जहाँ भी जाए आपकी तुलना में बेहतर होगा। आपकी तरह बिना उम्मीद के पढ़ाई करने से बेहतर। आवाज में थोड़ी कंठ रुकावट थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उस पल हमें लगा कि हमने एक दूसरे की भावना को समझ लिया है। तब से हमने घर छोड़ने की योजना बनानी शुरू कर दी। हम अक्सर भविष्य की जिंदगी का सपना देखते, शायद किसी अजनबी शहर में एक छोटा सा घर किराए पर लेकर रोजाना हम साथ में काम करते हुए, साथ में रहते हुए। हालांकि जीवन कुछ कठिन हो सकता है, लेकिन कम से कम हम स्वतंत्र हैं। हम कल्पना करते हैं कि कैसे स्वतंत्र होना सीखें। हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों का सामना करना सीखते हैं और विश्वास करते हैं कि अगर हम अभी की जिंदगी छोड़ दें तो हम एक नई राह पा सकते हैं। उस साल के राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों में हमने घर पर झूठ बोला कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं, और इसी बहाने से हम दोनों ने घर छोड़ने की योजना बनानी शुरू की। उसने एक बैग लिया, मैंने कुछ कपड़े लिए। उसने कुछ ब्रेड खरीदी और मैंने कुछ जरूरी सामान तैयार किए। हम सोच रहे थे कि बस कहीं भी चले जाएं, क्योंकि हम समुद्र के किनारे एक शहर में रहते थे। इसलिए हम समुद्र के किनारे चलते रहे। चलते चलते चारों ओर धीरे धीरे खालीपन छाने लगा। हमारे पास केवल समुद्र की लहरों की आवाज और बड़े पैमाने पर भूसे के ढेर थे। कुछ देर बाद हम एक ऐसी जगह पहुंचे जो झींगा पालन के लिए घिरा हुआ था और उसके पास बहुत सारा भूसा था। मुझे लगा कि यह जगह हमारे लिए अस्थायी रूप से छिपने के लिए ठीक रहेगी। हालांकि अक्टूबर का महीना था, लेकिन मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं था। हमने अपनी जैकेट पहन ली और भूसे के ढेर पर बैठ गए। हमने कुछ ब्रेड खाई, थोड़ा पानी पिया और सोचा कि फ़ोन बंद कर दे ताकि घर वाले हमें न ढूंढ पाए। जैसे ही मैं फ़ोन बंद करने वाला था, धन्यवाद दोस्तों, मेरी सहेली ने अचानक दूर की ओर इशारा करते हुए कहा, शेष वहाँ भूसे के ढेर में नहीं है। मैं उसकी उंगली की ओर देखा और सच में एक छोटा घर था जिसमें रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी। उस समय आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। रात की ठंडी समुद्री हवा और भी सर्द हो गई थी। मैं उस छोटे घर को देख रही थी। अंदर से ऐसा लग रहा था कि वहाँ काफी आरामदायक है। पीले गर्म रंग की रोशनी बाहर आ रही थी जो सुरक्षित महसूस करा रही थी। हम दोनों उस छोटे घर को कुछ देर तक घूरते रहे। अचानक मैंने देखा कि अंदर से एक साया बाहर निकला जो हमसे लगभग 10 मीटर दूर था। न तो बहुत करीब था और न ही बहुत दूर। मैंने अपनी दोस्त के कंधे पर थपकी दी और धीरे से कहा, देखो, क्या उस घर से कोई बाहर आया है? मेरी दोस्त ने काफी देर तक देखा और फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। यह संभव नहीं है, मैंने तो अभी अभी किसी को देखा था। अभी तो मैंने साफ देखा था कि कोई था। उस समय मेरे दिल में भी घबराहट होने लगी। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह साया गायब था। केवल पीली रोशनी अभी भी टिमटिमा रही थी। हम दोनों ने ज्यादा सोचे बिना घर छोड़ने की योजना में व्यस्त रहना जारी रखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह साया मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था।
ठंडी हवा ने हमला किया। मुझे हमेशा कुछ गलत लग रहा था। मैं रुक नहीं पाया और उस छोटे घर को एक बार फिर देखा। मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई। पहले पीली धुंधली रोशनी अचानक गहरे लाल रंग में बदल गई और यह और भी तेज चमकने लगी। मैंने जल्दी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताया। वह भी रोशनी में बदलाव देखकर डर के मारे सफेद पड़ गई। हम दोनों जितना देखते गए उतना ही डरावना लगने लगा और डर बढ़ता गया। उस समय हम दोनों लड़कियां थीं। हालांकि हमारे पास घर छोड़ने का साहस था, लेकिन ऐसी स्थिति में हम तुरंत डर गए। यह रात पूरी तरह से अंधेरी हो गई थी। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। अंत में हमने फैसला किया कि इस बार पहले घर लौटना बेहतर होगा। यह जगह बहुत सुनसान और डरावनी थी। वापस जाकर हम रास्ता फिर से योजना बना सकते हैं। अगली बार जब हम घर छोड़ेंगे तो किसी दोस्त के रास्ते का चुनाव करेंगे। कम से कम इतना डर नहीं होगा। रात को घर लौटने के बाद मैंने जीवन में पहली बार भूतिया दबाव का अनुभव किया। मैं बिस्तर पर था। थोड़ी देर बाद ही मुझे सपने आने लगे। सपने में मैं एक प्राचीन शैली के चीनी घर में था। उस समय मेरी चेतना पूरी तरह जागरूक थी। मुझे पता था कि मैं सपना देख रहा हूँ, जिससे मुझे लगा कि मैं एक बुरे सपने में फंसा हूँ। मैं जोर जोर से जागने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि अपनी आंखों की पलकें खोलने के लिए हाथ भी लगाया। मैं इस सपने से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं, मैं अपनी चारों अंगों को हिला नहीं पा रहा था। कुछ जकड़े हुए थे, इतना कड़ा कि आवाज़ भी नहीं निकल पाई। मैं जोर जोर से संघर्ष करता रहा और आखिरकार मुश्किल से अपनी आंखें खोल पाया। आंखें खोलते ही एक और भी भयानक दृश्य सामने आया। मैंने देखा कि मेकअप टेबल के सामने एक काला साया बैठा था। ध्यान से देखा तो वह था लाल रंग की चीनी पोशाक पहने हुए एक लंबे बालों वाली महिला। उसकी छाया मानो खजाने की परतों में घिरी हुई थी। हालांकि साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी असाधारण रूप से वास्तविक थी, क्योंकि उस समय पर्दे बंद थे और कमरे में रोशनी बहुत कम थी। लेकिन मुझे और भी डरावना लगा कि उसके शरीर से एक गहरा लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, जो कभी चमकती तो कभी मंद होती, जैसे बिना आवाज़ के कोई चेतावनी दे रही हो। मेरा दिल अचानक उस लाल रोशनी वाले छोटे घर की याद दिलाने लगा, जो हमने पहले देखा था। चीन के कुछ शब्द भी दिखाई दिए। मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी। मेरे हाथ पैर ऐसे जकड़े हुए थे जैसे कीलें ठोकी गई हो। मैं पूरी तरह से अचल था। तभी वह लाल पोशाक वाली महिला अचानक अपना सिर घुमाई। मैं इतना डर गया कि और देखने की हिम्मत नहीं हुई और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अनजाने में मैं फिर से बेहोशी की नींद में चला गया। तो सुबह का उजाला हो चुका था। मैंने तुरंत अपने हाथ पैर हिलाए और आखिरकार अपने शरीर में होश महसूस किया। उसी दिन मैंने अपनी माँ को कल की घटना के बारे में बताया। मेरी माँ ने सुनकर बहुत डर गई, इसलिए उन्होंने तुरंत हमारे इलाके के एक बहुत प्रसिद्ध गुरु को मदद के लिए बुलाया। गुरु ने मेरी बात सुनने के बाद पूछा, क्या मैं उस छोटे घर में फिर कभी गया था? मैंने सिर हिलाया। शुरुआत में कहा कि नहीं। फिर गुरु ने मुझे कहा कि उसे उस जगह लेकर चलो। हालांकि मैं दिल में थोड़ा घबराया हुआ था, फिर भी उसे लेकर गया। नतीजा यह हुआ कि जब हम दिन में फिर गए तो धान के खेत में वहाँ कोई घर नहीं था। इससे मेरा दिल डर गया। गुरु उस जगह पर खड़ा था जहाँ हम कल रात बैठे थे। उसने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली और मुंह में कुछ बड़बड़ा रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग शायद अनजाने में किसी पुराने घर की जगह पर बैठे थे, नहीं तो आप उस घर को नहीं देख पाते। यह सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने फिर गुरु से पूछा कि वह लाल कपड़े वाली महिला जो कल रात मेरे कमरे में आई थी, क्या मामला है? गुरु ने जवाब दिया कि तुमने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वह खुश नहीं है। वह तुम्हारे पीछे आ गई है। फिर गुरु ने मुझे 2 ताबीज़ दिए। एक मुझे घर जाकर मेकअप टेबल के शीशे पर चिपकाने को कहा। दूसरा मैं और मेरी सहेली कल रात जहाँ बैठे थे वहाँ चिपकाने को कहा। फिर मुझे हिदायत दी कि अगर रात में कुछ सुनो या देखो तो ध्यान न दो, बाकी सब काम गुरु पर छोड़ दो। अजीब बात यह है कि उस दिन के बाद से मैंने फिर कभी उस पुराने चीनी घर और उस लाल कपड़े वाली महिला का सपना नहीं देखा। आज देखने के लिए धन्यवाद। कल खत्म हुई खुशी की भावना के साथ काम में डूबे हुए विचारों